वेलकम बैक टू द चैनल। डे 20 ऑलरेडी आ चुका है बच्चों। आज क्या करने वाले हैं हम फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के लिए, ध्यान से सुन लो भाई। डे 20 हमारा, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में कोई फेल बिल्कुल नहीं होगा इस साल, हम होने ही नहीं देंगे किसी को। बैक टू बैक कंटेंट चल रहा है। डे 20 में आपको क्या मिलने वाला है भाई? चैप्टर हमारा चल रहा है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। चैप्टर हमारा 8 मार्क्स का पेपर आने वाला है इससे, ठीक है। तो 8 मार्क्स वाला वेटेज अच्छी खासी है। आज बच्चों हम लोग चैप्टर से 2 टॉपिक कवर करने हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आ सकता है एग्जाम में 3 मार्क के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये दो सिस्टम का मिक्सचर है, एक कार्डियोवास्कुलर और एक रेस्पिरेटरी। इसको मिला के हमारा बन गया कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है और बहुत सिंपल भी है। एक बार या 2-3 बार पढ़ने के बाद अपने माइंड में आप इसको बहुत इजीली सेट कर सकते हैं। और इसके अमेजिंग नोट्स के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा कैसे आप डाउनलोड करनी है, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा सिंपल है, दैट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, ठीक है। एजिंग क्या होती है और क्या क्या चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में एजिंग के टाइम पर, ये दोनों टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं आज के हमारे इस डे 20 के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले बता दूं कि बेटा ऐप हमारी बहुत अमेजिंग ऐप यार आप लोगों का इंतजार कर रही है। 1-to-1 क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर से बहुत इजीली मिल जाएगी। आईफोन यूजर्स माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे और हमारा ORG कोड RVYWA के थ्रू उसको लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। और ऐप को जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सारे कोर्सेज हमारे विजिबल हो जाएंगे, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पे अवेलेबल है। फिजिकल एजुकेशन के भाई मोस्ट, मैं कहता हूँ ईजिएस्ट नोट्स आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे, जो कि बहुत इजीली आपको याद कराने में मदद करेंगे। जितने नोट्स आप यहाँ पढ़ते हैं हमारी वीडियोस में, वो सब के सब PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, ताकि आप उसको प्रिंट आउट करा के जल्दी से जल्दी याद करना शुरू करें, क्योंकि टाइम कम है पेपर के लिए और काम बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट अमेजिंग सॉल्व सैम्पल पेपर्स के लिए आप हमारी ऐप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गो फॉर इट राइट नाउ। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई ये कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। देखिए, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है कार्डियो और एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये जो कार्डियो वाला है इसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी 2 सिस्टम का मिक्सचर है, एक कार्डियोवास्कुलर और एक रेस्पिरेटरी। इन दोनों को मिला दिया। मिलाने का रीजन इसलिए था क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे है? देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता गया कि भैया ऑक्सीजन लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, चलो जी ये तो रेस्पिरेटरी हो गया। अब जब आप ऑक्सीजन लेकर जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में जब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हार्ट में, ठीक है। वो लंग्स के थ्रू ऑटोमेटिकली ऑब्वियस ही बात है ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाएगी अपना। तो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाना और पुराने वाले ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड लेना और उसको रिलीज करवाना, इसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। सो ये दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने, मतलब ऑक्सीजन को लेना और पूरी बॉडी तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से लेना और बाहर निकालना, ये पूरा दोनों मिला के हमारा क्या बन गया? कार्डियोवास्कुलर के बाद हमारा बन गया कार्डियो रेस्पिरेटरी। तो कार्डियोवास्कुलर हार्ट की फंक्शनिंग पर बेस्ड है, जबकि रेस्पिरेटरी हमारे ऑक्सीजन लेना, बेसिकली लंग्स वाली जो है फंक्शनिंग के ऊपर बेस्ड है। पढ़ते हैं एक बारी। कार्डियो, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द पुल्मोनरी वेन इज कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कैसे हमारी जो पूरी बॉडी में है वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इसी फंक्शनिंग को हम लोग कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ध्यान रख के चलेंगे। अब इफेक्ट की बात करूं कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहला फायदा आपको मिलने वाला है, आपका हार्ट का साइज बढ़ जाएगा। अब लोग कहेंगे दिल बड़ा हो गया, दिल तो वैसे ही बड़े होते हैं कुछ लोगों के, तो वो बात नहीं है। दिल बड़ा होने का मतलब जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उनका जो हार्ट की वॉल है वो हल्के स्लिम हो जाती है, मजबूत भी होती है लेकिन पतली वॉल हो जाती है। जितनी पतली हो जाएगी उतनी मजबूत भी रहेगी। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि वॉल पतली हो रही है तो भाई दिक्कत आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में दिक्कत तब आती है जब वॉल ज्यादा बड़ी हो जाए तो अंदर ब्लड पंपिंग के लिए जगह नहीं बचती, इसलिए हार्ट अटैक ये सब प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो जितनी रहेगी पतली उतना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना ज्यादा पतली रहेगी हार्ट की वॉल उतना ज्यादा ब्लड अंदर आ पाएगा, पंपिंग ज्यादा हो पाएगी, अच्छी बॉडी की फंक्शनिंग ज्यादा बेटर हो पाती है, ठीक है। सो पहला पॉइंट वही है, हार्ट का साइज बढ़ेगा। बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज द साइज ऑफ द हार्ट गेट्स लार्जर।
and it is able to supply blood to all working muscle effectively. It is quite beneficial for running and swimming. रनिंग एंड स्विमिंग एक्टिविटीज़ के लिए या बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ये बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत अच्छे से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ध्यान रखना है, अपने हार्ट की फंक्शनिंग का ध्यान रखना है, ताकि आप लंबे टाइम तक बहुत अच्छे से बिना थके, बिना भी टायर्ड हुए, बिना फैटिग के आप एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर पाए। दूसरा, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट, वन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड आ रहा है, कितना ब्लड जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब सिंपल भाषा में, एक बार जब हमारा दिल धड़कता है, ठीक है, एक बीट में, आई रिपीट, एक सिंगल बीट में जब हमारा हार्ट एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कितना ब्लड वो पंप करता है, कितना ब्लड वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है बॉडी से, कितना आगे रिलीज कर रहा है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब कितना ब्लड ले रहा है, कितना ब्लड दे रहा है आगे, डीऑक्सीजनेटेड लेगा, ऑक्सीजनेटेड आगे बॉडी को देगा, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम एक नॉर्मल पर्सन का अबाउट 72 to 75 ml होता है पर बीट पर। एक बीट पर 72 to 75 मिलीलीटर ऑफ ब्लड हार्ट के अंदर जाता है, हार्ट से वापस जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये चलता है। जबकि एक एथलीट का स्ट्रोक वॉल्यूम बेटर हो जाता है, ये 80 to 90 ml पर बीट होता है। मींस ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ज्यादा अच्छी फंक्शनिंग बॉडी, ज्यादा लंबे टाइम तक एंड्योरेंस कैरी कर पाने का मेथड इसी में छुपा हुआ है। ज्यादा ब्लड अगर पंप करेगा हार्ट तो बॉडी के लिए अच्छा ही है, बुरा नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रख के चलेंगे। यहाँ पर एक तरीके से हमारी जैसे 72 बीट्स पर मिनट एवरेज रहती है, बीट्स तो उतनी रहेगी, लेकिन हर बार ब्लड की पंपिंग बढ़ गई पर ml, तो ये अच्छी बात है। 15 से 20% ये बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है बॉडी के लिए। अगला, स्टेबिलिटी इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर स्टेबल रहता है आपका, डायस्टोलिक सिस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहते हैं, ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं। हाई बीपी की टेंशन ही नहीं बिल्कुल भी, एंड लो बीपी की भी टेंशन नहीं बिल्कुल भी। अगला, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। रेड ब्लड सेल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाय परफॉर्मिंग रेगुलर एक्सरसाइज द नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजेज which helps in the easy facilitation of oxygen and other nutrients to working muscle। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से रिलीज हो पाएगी, पूरी हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच पाएगी आरबीसी के थ्रू, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल के थ्रू हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम बॉडी का वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये हमारी बॉडी को अंदर से मजबूत बनाती है ताकि हम बड़े से बड़ी बीमारी का सामना कर पाएँ, और कोई भी अगर किसी प्रकार की भी एलर्जी या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी बॉडी उसके लिए हमेशा तैयार रहे। इसके लिए व्हाइट ब्लड सेल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके सामने यहाँ पे डायग्राम पूरा है। कैसे हम लोग ऑक्सीजन को लेकर फूड पाइप का इस्तेमाल करते हुए लंग्स तक पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन को, पूरी फंक्शनिंग इसकी दे रखी है पूरी, वो देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। ठीक है, द सिस्टम थ्रू विच ब्रीदिंग इज डन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज with an increase in the physical activity. That's why we need to breathe more. Respiratory organs are nose, food pipe, bronchi, lungs. ठीक है, air can also enter the respiratory system through the oral cavity. Its major function include transporting air to the lungs, exchanging gases O2 and CO2 between the air and the blood and regulating blood pH. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप हल्के में ना लें भाई, थोड़ा सा अच्छा खासा पड़ा है। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं पहुंचानी लंग्स तक, बल्कि वहां से जो हार्ट के थ्रू हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसको वापस लेकर आना है नोस्ट्रिल से, और उसके बाद उसको रिलीज भी करना है। सांस लेने में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेके जा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करनी है भाई। तो ये दोनों फंक्शनिंग के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही परफॉर्म होती है, और हमारे ब्लड का पीएच भी मेंटेन होता है, ताकि पीएच वैल्यू मेंटेन रहे, ना एसिडिक रहे ना न्यूट्रल रहे, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। ये भी कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम ही करता है। इस बात को ध्यान रख के चलना। चलो जी, एक्सरसाइज के फायदे बता देता हूं। सबसे पहले लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा देता है। लंग्स की कैपेसिटी का मतलब है लंग्स बड़े हो जाते हैं। ठीक है, लंग्स का बड़ा होने का मतलब लंग्स की कैपेसिटी मीन्स ज्यादा एयर आ पाएगी। ज्यादा एयर आ पाने का मीन्स आपकी बॉडी की फंक्शनिंग ज्यादा अच्छी हो पाएगी। ज्यादा एयर मतलब ज्यादा ऑक्सीजन आप इनटेक कर पाएंगे। ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक कर पाएंगे तो हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएंगे। ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है बॉडी की फंक्शनिंग और बेटर हो जाएगी।
ठीक है, और आप बिना थके, एंडोरेंस बेटर हो जाएगी, मेनली हमारा एंडोरेंस में ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। By performing regular exercise, the size of the lungs increases. It means the air intake of lungs will increase, hence respiration will be effective. Second point, decrease in respiratory rate. When a person performs exercise regularly, his rate of respiration decreases as compared to that which was in the beginning. अब ये respiration का मतलब क्या है बेसिकली, कि आप कितनी बार सांस लेते हैं और मतलब बेसिकली कितनी बार ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि हमारा ब्रीदिंग की प्रोसेस में रहता है बेसिकली, ठीक है। तो जो एक एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर करता है इंसान, उसको ना बहुत जल्दी से ऑक्सीजन लेने की, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की नीड नहीं पड़ती। वो एक बार में अच्छे से ऑक्सीजन लेकर अपनी एक्टिविटी को लंबे टाइम तक कैरी आउट कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। और इवन बड़ी से बड़ी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद भी उसको थकान महसूस नहीं होती, उसके रेस्पिरेटरी फंक्शन प्रॉपर्ली चलते रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको कहा कि भैया 300-400 मीटर भागो, 300-400 मीटर भागने के बाद हम थक जाएंगे और हमारा जो है ब्रीदिंग बहुत तेज हो जाएगी, इंसान थक जाता है। वो क्यों थक गया? क्योंकि उसने रेगुलर एक्सरसाइज करी नहीं। जो इंसान रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है उसका ब्रीदिंग सिस्टम वीक नहीं रहता, मजबूत ही रहता है, इसलिए वो आराम से बिना थके उस एक्टिविटी को लंबे टाइम तक कैरी ऑन कर सकता है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। और इसलिए हमारा रेस्पिरेशन रेट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाला रेट भी अपने आप ही कम हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप कम ऑक्सीजन लेकर भी, मतलब कम ब्रीदिंग कर भी लंबे टाइम तक एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। थर्ड, डेवलप स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अच्छी एक्सरसाइज करने से आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों बिल्डअप होती है, अच्छी बात है। वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है। वाइटल कैपेसिटी मीन्स वही ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कैपेसिटी। ज़्यादा ऑक्सीजन लोगे, एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, ताकि आपकी बॉडी आराम से उसको यूटिलाइज करती रहे। उसके बाद प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज। इफेक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम लोग स्ट्रेस से बच सकते हैं और मेंटल डिजीज से बच सकते हैं। अब ये एक तरह से ब्रीदिंग से स्ट्रेस कैसे कम हो रहा है? याद करो, बहुत सारी ऐसे हमारी एक्टिविटीज है, योगिक क्रियाज हैं, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी फंक्शन से रिलेटेड है। जैसे अनुलोम विलोम आपने सुना ही है, स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप लोग यूज करते हैं बेसिकली सुखासन बैठते हैं लोग, जिसमें चौकड़ी मार के हम लोग बैठते हैं ना। करते क्या है, लंबी लंबी सांस लेते हैं और अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स कि रेस्पिरेटरी फंक्शन के थ्रू हमारी बॉडी स्ट्रेस को भी कॉन्कर कर पा रही है, स्ट्रेस से भी लड़ पा रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुस्से से भी फाइट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसलिए इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद इंक्रीज इन चेस्ट साइज। रेस्पिरेटरी फंक्शन अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपकी चेस्ट का साइज भी बड़ा हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दैट्स गुड फॉर हेल्थ। तो ये सारे हमारे थे रेस्पिरेटरी फंक्शन के बेनिफिट। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इस बात को ध्यान रख के चलना है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। ये मैंने आपको बताया था ना भाई, रेड एंड व्हाइट सेल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हमेशा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, इस बात को ध्यान रख के चलना। तो ये रेड एंड व्हाइट आपको नजर आ रहा है बॉडी के अंदर। चलिए, मस्कुलर सिस्टम, ऑब्वियस ही बात है, बॉडी को मस्कुलर बनाना, बॉडी को टोन्ड अप बनाना, बॉडी को लीन बनाना, स्लिम, फैट नहीं दिखना चाहिए। टोन्ड अप का मतलब ही यही है कि बॉडी के अंदर फैट नहीं होना चाहिए, फैट लटके ना, बिल्कुल भी एकदम स्लिम एंड ट्रिम, लीन मसल्स हो, मसल दिखने चाहिए अपना, लटके ना रहे अपना। फैट, बहुत ज्यादा एक्सेसिव फैट होगा तो बॉडी पे अच्छा नहीं लगेगा, इसी को कहते हैं हम लोग मस्कुलर सिस्टम। सो इट इज अ सिस्टम in which development of muscle take place. The body is toned up and fitness prevail in the muscular system. The growth of muscle in this system depends upon the level of training exercise. जितनी ज़्यादा अच्छे लेवल पे हो, जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, उसके हिसाब से आपका मस्कुलर सिस्टम बिल्डअप होता रहेगा। चलिए इसके इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एक्सेस फैट। बहुत सिंपल है, मस्कुलर सिस्टम की एक्सरसाइज करने से हमारा जो एक्सेस फैट है बॉडी का, वो कभी जमा नहीं होता। अच्छी बात है, हम अपने एक्सेस फैट को बहुत इजीली कैलोरीज में बर्न कर देते हैं, जो भी हमने फूड से कैलोरीज ली है। जब एक्सेस कैलोरीज होंगी तो वो कहीं ना कहीं फैट की लेयर को, एडिपोसिटी को बढ़ाती है। एडिपोसिटी का मीन्स बॉडी के अराउंड जो फैट आपको नजर आता है, उसका रीजन है एडिपोसिटी, ADIPOSITEY, ठीक है, ध्यान रखना। एडिपोसिटी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और ये तभी बढ़ती है जब आप हद से ज्यादा कैलोरीज इंटेक करते हो और उन कैलोरीज को बर्न नहीं करते। तो जब आप मस्कुलर सिस्टम की एक्सरसाइज या सारी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जितनी भी एक्सेस कैलोरीज है वो सारी बर्न हो जाएंगी, तो आपकी बॉडी पर फैट नजर आने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा हमारा मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर पोस्चर।
रेगुलर मस्कुलर एक्सरसाइज से आप अपने पोस्चर को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने पोस्चर मसल को इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर पोस्चर में भी रहेगी और मेंटेन रख पाएंगे अपनी बॉडी को बिल्कुल। तो इसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ती है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अच्छी मस्कुलर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगला फैटीग का मींस आलस। जो इंसान मस्कुलर एक्सरसाइज करता रहता है उसकी बॉडी आलसी नहीं होती, उसकी बॉडी जो है हमेशा तैयार है, आपको जो काम कराना है करा लो, आलस नहीं है बिल्कुल भी, एकदम फटीग से दूर है और बहुत अच्छे से काम कर सकता है। उसकी बॉडी में फटीग जल्दी से भी नहीं आता, आलस जल्दी से नहीं आता, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंप्रूवमेंट इन मूवमेंट ऑफ मसल। देखिए मस्कुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं और हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को भी अच्छा करता है। उसके बाद इंप्रूव मसल टोन। मसल टोन का मतलब आपके भाई एप्स बनाना, ट्राइसेप बाइसेप बनाना, ऑब्वियस ही बात है मसल टोन इंप्रूव होती है और एक इंसान अच्छा लगता है। और उसके बाद इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट टेंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर एक्सरसाइज करने से दोनों के दोनों अच्छे हो जाते हैं। जहां पर हमारे लिगामेंट्स और टेंडन्स दोनों इंपॉर्टेंट है, एक हमारा जो है बोन को बोन से जोड़ रहा है और एक हमारा बोन को मसल से जोड़ रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मस्कुलर एक्सरसाइज करके आप इन दोनों की इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद आता है हमारा एजिंग। एजिंग का मतलब क्या है? एजिंग का मतलब है एक तरीके से सिंपल भाषा में कहें तो एजिंग का मीन्स है बुढ़ापा, ठीक है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एजिंग अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करती है और इंसान की स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, फिटनेस, हर चीज़ अपने आप ही थोड़ी थोड़ी कम होगी शुरू हो जाती है, थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। इसी का नाम है एजिंग, ठीक है। सो एजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस इन द बॉडी विद पैसेज ऑफ टाइम. It is generally visible after age of 30. It is largely determined by genetics and influenced by a wide range of environmental factors such as diet, exercise, exposure to microorganism and pollutants. ये कहना चाह रहे हैं कि देखो वैसे तो 30 की एज के बाद स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बहुत हद तक एजिंग डिपेंड करती है जेनेटिक्स में, कुछ की पहले हो जाती है, कुछ की बाद में होती है, कुछ 40-50 के बाद हल्के हल्के होनी शुरू होता है, उनके जीन्स ऐसे हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है डाइट कैसी है, एक्सरसाइज कैसी है, ठीक है, एक्सपोजर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, कैसा एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस पर भी एजिंग डिपेंड करती है। अब एजिंग के बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं, मतलब जनरली तो 30 के बाद इंसान बूढ़ा दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिन पे आप लगता है कि जैसे एज फैक्टर अप्लाई नहीं हुआ। जैसे इसमें बहुत कॉमन सभी लोग देखते हैं, अनिल कपूर का बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई अनिल कपूर बूढ़ा नहीं होता बिल्कुल भी, या बूढ़ा ही नहीं दिखता बिल्कुल भी, आज भी वही एनर्जी मेंटेन कर रखी है, ठीक है। सो डिपेंड करता है, एजिंग जो है बहुत हद तक डिपेंड करते हैं जेनेटिक्स पे, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब एक्टिविटीज अगर आप करते रहते हैं तो आपको एजिंग इतनी जल्दी इफेक्ट करने वाली नहीं है, ध्यान रखे चलेंगे। जनरली एजिंग के टाइम पर क्या क्या होता है वो सुन लीजिए आप। पहला, मसल साइज एंड स्ट्रेंथ वीक हो जाते हैं, ठीक है, आपके मसल साइज ऑब्वियस ही बात है थोड़े से वीक हो जाएंगे, स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाएगी, दिक्कत तो आएगी। दूसरा, बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, यह आप लोगों ने बहुत सारे उसमें ऐड में भी देखा होगा कि 30 के बाद जो है बोन डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, बोन मास कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपको ये चाहिए, दवाइयों के ऐड, कैल्शियम से रिलेटेड कुछ दवाइयाँ आती है, उसके ऐड वगैरह में भी बताते हैं। तो 30 के बाद ये होता है, बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद चेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस जल्दी चढ़ती है बेसिकली, जिसे हम कहते हैं सांस चढ़ना मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, इसलिए आपको बहुत जल्दी सांस लेना पड़ता है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम भी वीक हो जाता है, इसलिए बार बार आपको यूरिन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, आपको उसको रिलीज करना पड़ता है, वॉशरूम बार जाना पड़ता है, ये भी एक कॉमन चीज़ है जो होती है। और उसके बाद सेंसेस तो वीक हो ही जाता है, आईसाइट वीक हो जाती है, ठीक है, सुनना थोड़ा करके कम हो जाता है, देखना भी हल्के धुंधला या चश्मे की नीड पड़ जाती है, बेसिकली स्पेक्स की नीड पड़ती है अपना, तो ये सारी सेंसेस भी थोड़े करके वीक होनी शुरू हो जाती हैं। ये सब हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस है ड्यू टू एजिंग, ठीक है। तो बहुत कॉमन सेंस की चीज़ें हैं सारी की सारी, आप इनको बहुत आराम से, ये हेडिंग्स हैं कुछ, आप इनके बारे में एक 2 लाइन बहुत ईजिली और कॉमन सेंस के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन बहुत लंबे क्वेश्चन में आता है तो वैसे तो चांसेस बहुत कम है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है हमारा, ठीक है, बहुत ज़्यादा